चलो सब लोग वापस आ गए। यस सर। ये एग्जाम का प्रोग्राम सबको मिल गया? यस सर। कब से एग्जाम है? 17 तारीख से। 17 से। पहले दिन क्या है? साइंस है कि मैथ है? साइंस है ना। तो इसके पहले ऑनलाइन एग्जाम तो तुम लोग दिए हो, एक तो हम ही लिए हैं, है ना। यस सर। फर्स्ट लेसन का लिए थे टेस्ट 25 मार्क्स का। तो कुछ चीजें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे जाएंगे, चैप्टर पे। सबसे पहली बात है कि गूगल अकाउंट जरूरी है। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि अगर आप मोबाइल से पेयर होते हो, गूगल फॉर्म पे ही एग्जाम होगा। गूगल फॉर्म के बारे में अगर जानते होगे लोग, तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपको पहले अपना पर्सनल डिटेल्स भरना होता है। गूगल फॉर्म तभी ओपन होगा जब आपका मोबाइल जो है वो किसी गूगल अकाउंट से लिंक हो। अगर लिंक नहीं होगा तो आपका वो गूगल का जो लिंक है वो नहीं खुलेगा, गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो नहीं ओपन होगा। तो गूगल से लिंक होना चाहिए। एंड्रॉयड फोन लगभग सारे लोगों का गूगल से लिंक होता ही होता है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अगर एग्जाम दे रहे हो, तो उस केस में आपको जिस ब्राउजर में जा करके आपको ओपन करना है, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे गूगल क्रोम हो, तो वो उस ब्राउजर में गूगल का अकाउंट को अपना पहले से लॉग इन कर लोगे। बार बार डिस्टर्ब कर रहा फोन करके उत्कर चैनल, बार बार कनेक्शन कट जाएगा मेरा। तो अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे रहे हैं एग्जाम, तो गूगल अकाउंट से लॉगिन होना जरूरी है। कैसे लॉगिन करेंगे? जीमेल अकाउंट में लॉगिन कर लो, सिंपली हो जाएगा गूगल का लॉगिन। दूसरा चीज क्या है, पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो आपको 10 में 15 सेक्शन है, 15 सेक्शन टोटल है, ओ तक है। तो अगर एक ही लिंक पे पूरे 15 सेक्शन का एग्जाम लेंगे और सारे बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे, और चूंकि 50 क्वेश्चन है, उसके अलावा आपको 5-6 फील्ड जो है, डाटा फील्ड, वो आपका पर्सनल डिटेल्स का भी है, नेम, फादर्स नेम, एडमिशन नंबर, ईमेल आईडी, सेक्शन, ये सारा डिटेल भरना होगा, रोल नंबर। तो एक ही फाइल में वो गूगल फॉर्म जो है वो डाटा पूरा नहीं ले पाएगा, तो इसलिए कम से कम 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। जैसे ए से लेकर के एच तक के लिए एक लिंक होगा, और आई से लेकर के ओ तक के सेक्शन के लिए एक लिंक होगा। तो लिंक को दूसरा का यूज नहीं करना है, यानी कि जो आपके सेक्शन में लिंक आएगा, आपके सेक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप से जो लिंक आएगा, उसी लिंक को यूज करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरा नहीं खुल रहा है, अपना वाला लिंक भेजो ना, तो भेज दिया। अब आप जब दूसरे को लिंक भेजोगे, तो ए सेक्शन वाला लिंक अगर चला गया एम सेक्शन वाले के पास, तो उसमें उस सेक्शन का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। और अगर आप सेक्शन गलत चूज कर लिए, क्योंकि सेक्शन आपको टाइप नहीं करना है, आप क्लिक करोगे सेक्शन के पास, तो सारा ऑप्शन रहेगा आपका। जैसे आप एग्जाम दिए थे, मेरा जो सोर्स ऑफ ये केमिकल रिएक्शन का, तो आपको याद होगा कि 4 सेक्शन का ऑप्शन था उसमें, ए, जी, एच और जे। उसी चारों में से आपको चूज करना था। उस तरह से चूज करने का ऑप्शन रहेगा, आपको भरना नहीं है, टाइप नहीं करना है। तो ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपके सेक्शन के ग्रुप में जो लिंक आए उसी लिंक से खोलिए। 2 मिनट लेट से खुलेगा, 5 मिनट लेट से खुलेगा, लेकिन खुलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा। हड़बड़ी में दूसरे क्लास सेक्शन का लिंक लेंगे, फिर उसमें आपका सेक्शन नहीं रहेगा, फिर आपको, चूंकि वो गूगल फॉर्म पे एक बार खुल गया, तो फिर दूसरा खोलने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसमें एकदम ध्यान देना है। तीसरा चीज है, एडमिशन नंबर सही सही भरना है, क्योंकि हम लोग का जो की फील्ड है जिसपे हम लोग पूरा रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, वो आपका एडमिशन नंबर ही होगा। तो एडमिशन नंबर सही होना चाहिए एकदम, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और रोल नंबर ऑप्शनल है। अगर आपको रोल नंबर अपना पता है तो भरिए, उस क्लासेज में नहीं भी पता, जैसे 8 क्लास के जो बच्चे हैं, उनको पिछला रोल नंबर जो 3-4 सेक्शन हम लोग के यहाँ था, उनको तो पता है पुराना वाला रोल नंबर। लेकिन जो जूनियर विंग से बहुत सारे बच्चे आए हैं, उनको तो अपना पता नहीं है कि क्या हमारा रोल नंबर होगा। इसलिए रोल नंबर के फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है।
50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन कंपल्सरी है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज करना जरूरी है। नहीं चूज करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आप चाहोगे कोई क्वेश्चन छोड़ के सबमिट कर दें तो वो नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे चालाकी क्या करते हैं कि क्वेश्चन आया तो एक दो क्वेश्चन पे कुछ भी क्लिक करके और सबमिट कर दिए, और फिर बाद में सही भर के देंगे। तो ये भी वार्निंग दे देते हैं कि एक गूगल अकाउंट पे एक ही फॉर्म सबमिट होगा, एक से अधिक सबमिट नहीं होगा। आप कितना कोशिश कर लोगे नहीं होगा। तो इसलिए अपना सोच समझ के एक ही फॉर्म सबमिट करना है। और अगर फेक एंट्री डालोगे तो सीधे डिलीट कर दिया जाएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे हम लोग जब एग्जाम लिए थे तो उसमें जो सबसे पहला एंट्री आया था वो फेक ही एंट्री था। फादर्स नेम में कुछ भी ABCD लिख दिया। ए सेक्शन का कोई बच्चा था या फेक लिखा था, सेक्शन भी है वो भी हमको नहीं पता है, लेकिन सेक्शन ए ही वो स्पेसिफाई किया था। तो वो एंट्री सीधे डिलीट हो गया। मतलब वो जैसे ही आया, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर खोल के बैठे रहते हैं उस समय, तो जैसे ही वो एंट्री आया लगा कि फेक है, उसको सीधे हटा दिए। डिलीट करना है हमारे पास, एक सिंगल क्लिक करना है, बस डिलीट हो जाएगा आपका। ये सब चीज को ध्यान में रखना है और हड़बड़ी नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। नहीं खुल रहा है लिंक, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हर दिन जो एग्जाम होगा हर दिन अलग अलग टेक्निकल सुपरवाइजर होंगे, यानी कि अलग अलग कंप्यूटर रिलेटेड टीचर, उसमें हम भी हैं एक, होंगे। साइंस के दिन हम ही होंगे। तो आपको उन्हीं से बात करना है अगर कोई प्रॉब्लम हो। ये नहीं कि जिधर मन करिए फोन लगा दिए तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जिनका फोन नंबर उस दिन उस आपके ग्रुप में आएगा उन्हीं से बात करना है। साइंस के दिन मेरा ही आएगा, ये हमको पता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है फोन बिजी होगा, व्हाट्सएप में भी बिजी होगा, मैं इतना ताबड़तोड़ मैसेज आएगा कि सबको रिप्लाई करना आसान नहीं है। तो कोशिश करो कॉल करें। हो सकता है वेटिंग में हो, 2 मिनट टाइम लगे, तो अगर प्रॉब्लम होगा तो कॉल पे ज्यादा होगा। क्योंकि व्हाट्सएप हम लोग नोटिफिकेशन, इतना सारा मैसेज आता है कि नोटिफिकेशन ऑफ करके रखते हैं। और रेयरली हम लोग जब एक बार बैठते हैं फुर्सत में तो आधा घंटा 1 घंटा बाद देखते हैं। देखोगे कि क्लास के समय कोई भी मैसेज करता है तो उसका जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि क्लास के समय हम मोबाइल यूज ही नहीं करते हैं। फोन आता है तभी उठाते हैं, नहीं तो मैसेज देखते ही नहीं है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखोगे, हड़बड़ी नहीं करना। सर 90 मार्क्स को पता चलेगा? वही बता रहे हैं। 90 मिनट्स जो टाइम है 50 क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 1.5 मिनट से भी ऊपर का, 2 मिनट का लगभग का टाइम मिल रहा है, 1.8 मिनट का। तो आपको टाइम ज्यादा नहीं, अगर आपको आंसर आता होगा तो आधा घंटा बहुत है, लेकिन नहीं आता है तब तो दोनों पूरा दिन भी कम है। हाँ, मार्क्स के बारे में तो मार्क्स उस समय नहीं पता चलेगा। जैसे हम जो एग्जाम लिए थे तो उस समय आप जैसे ही सबमिट किए, व्यू स्कोर का बटन आता था, उस पर क्लिक किए, आपका पूरा स्कोर और सारे क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता था। लेकिन अभी वैसा नहीं होगा। अभी आप सबमिट कर दीजिएगा, एक सिंपल मैसेज आएगा कि योर आंसर हैज बीन सबमिटेड, थैंक यू। आपको मार्क्स पूरे सेक्शन का एक साथ कंपाइल करके और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी तक री एडमिशन नहीं लिए हैं, फी नहीं जमा कर रहे हैं। तो अभी स्कूल चल रहा है, सारे लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं सारे टीचर। तो हवा में तो उनका परिवार नहीं ना रहेगा। उनको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए ना, सैलरी। सैलरी कहाँ से मिलेगा? तुम लोग फी जमा करोगे तभी मिलेगा। इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है ऊपर से, डायरेक्टर ऑफिस से, कि जिनका री एडमिशन हुआ होगा, कम से कम री एडमिशन तो जरूरी है, तो उन्हीं को रिजल्ट दिया जाएगा। जिनका नहीं होगा उनका भी रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा, उनका डिक्लेयर नहीं किया जाएगा आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्या स्कोर हुआ। ये तो सर सब कितना टाइम लगेगा आने में? कितना टाइम क्या, वो जैसे ऑफिस से डाटा मिलेगा हर टीचर को कि इन बच्चों का फी जमा नहीं है, री एडमिशन नहीं हुआ है, तो उनका छोड़ के बाकी को हमको लग रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर ही आपको मिल जाएगा रिजल्ट। उससे हम लोग सर 9th वाला अभी तक नहीं मिला। 9th वाला रिजल्ट तो चूंकि वो ये हुआ था, मैंने क्या कहोगे कि एग्जाम का सिर्फ नाम हुआ कि सब बच्चों को प्रमोट करना ही है तो एक एग्जाम ले लिए, लेकिन ये एग्जाम नाम के लिए नहीं है, क्योंकि अब ये लंबा अभी चलने वाला है। गवर्नमेंट सबसे लास्ट प्रायोरिटी स्कूल का है। स्कूल, मेट्रो, मॉल, जिम सब खुल जाएगा, मंदिर, मस्जिद, शराब का दुकान, कपड़े का दुकान
तब लास्ट में, सबसे लास्ट में देखा जाएगा कि अब आदमी नहीं ना मर रहा है, तो चलो स्कूल खोल दिया गया। तो इसलिए अभी मान के चलो कि अभी दीपावली तक तो कोई उम्मीद ही नहीं है छठ तक स्कूल खुलने का, जैसा हमको लग रहा है। ये मेरा व्यू है, गवर्नमेंट का डिसीजन क्या होगा हमको नहीं पता है। चलो, तब हम लोग एग्जाम के रिलेटेड और किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है? ईमेल आईडी डालना होगा उसमें आपको। तो जनरली जिस गूगल अकाउंट से लिंक है वो ईमेल आईडी और बाय डिफॉल्ट डाल सकते हैं, और नहीं अगर दूसरा भी डालने का मन है तो दूसरा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर पे। कल हम लोग जो लास्ट किए थे, मतलब कंटिन्यू कर रहे थे, बीच में ही कट गया, टाइम खत्म हो गया, वो था यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट। 2-3 को हम लोग देखे थे कि पहला कि जितने भी हम लोग फूड आइटम है ऑलमोस्ट मीठा जो खाते हैं हम लोग, उसको छोड़ के बाकी सारे में नमक यानी कॉमन सॉल्ट यूज होता ही होता है। तीसरा दूसरा है ये देखो, ये तो मैंने 4-5 का बच्चा करता है तो अच्छा लगता है, ये 10th क्लास के बच्चे ये अपना एनोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने 1 सेकंड का भी मौका मिलना चाहिए अपना खुराफाती दिखाने के लिए और स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बचपना अभी गया नहीं है, कहने को कहेगा कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, स्मार खां हो गए हैं। दूसरा जो यूज है कि जो पिकल्स अचार है या मीट है या फिश है जो एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे जो फिश और मीट जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाता है, तो उसको उतना दिन तक प्रिजर्व करने के लिए आइस भी यूज होता है और साथ ही साथ कॉमन सॉल्ट भी यूज किया जाता है। अचार में देखते होगे घर पे कि हमारी जो महिलाएं हैं घर पे, नानी दादी मम्मी, वो अचार में भर भर के नमक डाल देती है। सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। तीसरा जो हम लोग कल डिस्कस नहीं किए थे, कॉमन सॉल्ट और आइस का, ये फ्लैट लिखा हुआ है, सॉल्ट होगा, इसका जो मिक्सचर है एक फ्रीजिंग मिक्सचर के लिए यूज होता है। जो आइसक्रीम के हॉकर्स होते हैं जो अपना गाड़ी लेके चलते हैं, ठेला गाड़ी, तो उसमें देखोगे कि जो बॉडी है और जो आइसक्रीम अंदर रखा हुआ है उसके बीच में लकड़ी का बना होता है, उसके बीच में गैप होता है अंदर में, मतलब बाहर का बॉडी और जहाँ आइसक्रीम का कंटेनर है उसके बीच में। और उसमें देखोगे कि वो टाइम टू टाइम दिन भर में कम से कम 1 आध बार बर्फ का और नमक का मिक्सचर, बर्फ को ये क्रश करके आइस को, और साथ में कॉमन सॉल्ट को मिक्स करके और उसमें डालता है। अब ये सिंपल आइस भी डाल सकता था, कॉमन सॉल्ट क्यों मिक्स करता है? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा आइस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, या उससे ऊपर पे भी मेल्ट करेगा। तो वो क्या करता है कि आइस के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, यानी कि अब -5 हो गया, -10 हो गया, तो जो आइस है वो देर से मेल्ट होगा। तो आपका जो कूलिंग का जो इफेक्ट है आइस का, वो थोड़ा ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा, लास्ट करेगा। तो इसलिए वो फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में यूज होता है। इसका एक और यूज देखोगे कि जैसे जाड़े के दिनों में आप जैसे ठंडे प्रदेश में कश्मीर चले जाओ, लद्दाख ले चले जाओ, तो रोड पे न्यूज में देखते होगे कि रोड पे पूरा 4-4 इंच 5-5 इंच मोटा बर्फ का लेयर जम गया। अब उसको हटाने के लिए पहले क्या करता है जो वहाँ का म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है या जो रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, कि वो उसके ऊपर पहले नमक का छिड़काव करता है। अब वहां पे भी वो जो नमक है वो पिघलाने का काम कर रहा है। तो एक जगह आइस और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर जो है वो ज्यादा देर तक ठंडा रखने का काम कर रहा है, और वही मिक्सचर एक जगह पे जल्दी पिघलाने का काम कर रहा है। ऐसा क्यों है ये बता सकता है? एक ही चीज का इफेक्ट दो जगह पे अलग अलग कैसे हो रहा है? पूरा रिवर्स इफेक्ट आ रहा है। एनीबॉडी? आपका माइक ऑफ है। अभिनव है? क्या जी अभिनव, समझ में आया क्वेश्चन मेरा? सर एक बार फिर से रिपीट करिए। आइस और कॉमन सॉल्ट का जो मिक्सचर है, आइसक्रीम के जो ये होता है ट्रॉली होता है, उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में यूज होता है, यानी कि ज़्यादा देर तक वो ठंडा रखेगा, जल्दी मेल्ट नहीं होने देगा आइस को। और दूसरी तरफ जो ठंडे जगह है, लद्दाख ले जैसे जगह पे ठंडे के दिनों में
वही नमक आइस के ऊपर डाला जा रहा है कि आइस जल्दी मेल्ट हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज का इफेक्ट दो अलग अलग हो? कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं। देखो, जैसे आइसक्रीम ट्रॉली जो हमारे एरिया में मान लो आ रहा है, तो टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा? आइसक्रीम ऑब्वियसली है कि जनरली गर्मी के दिन में ही आएगा, बरसात के दिन में आएगा, गर्मी के दिन में आएगा। बहुत ठंडा जब रहेगा उस समय तो आइसक्रीम ट्रॉली लेके घूमेगा नहीं। शौकीन है लोग, कुछ लोग दिल्ली में बहुत ठंडे में भी आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन जनरली नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो उसमें क्या क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट को जब डिक्रीज कर देंगे तो वो देर से मेल्ट करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर -10 है और 0 पे मेल्ट हो रहा है और उसको 0 के बदले -5 कर दिए तो जल्दी मेल्ट होगा, यानी -10 से -5 पहुंचने में कम टाइम लगेगा ना। और 25 से 0 के बजाय -5 पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर लद्दाख ले जैसे जो एरिया है, आर्कटिक रीजन है मान लो, तो वहाँ पे आइस को जब ठंडे के दिनों में माइनस में टेम्परेचर होता है, -5, -10, -20 इवन जाता है, तो उस समय आइस पे कॉमन सॉल्ट डालने से वो जल्दी मेल्ट होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जल्दी पहुंच जाता है। चौथा है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स फॉर सॉल्टिंग आउट। जब आप पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड तो उसमें सोप एंड डिटर्जेंट भी एक टॉपिक पढ़ना है। तो सोप जो हम लोग बनाते हैं, जो सोडियम सॉल्ट होते हैं, एसिड के, स्टीरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ये सब के सॉल्ट होते हैं, उसको कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सोडियम ये सोप बनता है। अब जो सोप बनेगा तो उसको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, तो उसको पूरा का पूरा जो सोप है वो तेजी से प्रेसिपिटेट होकर पूरा का पूरा फिल्टर हो जाए, उसके लिए कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पॉटरी ग्लेज। चीनी मिट्टी के, सिरामिक के जो पॉट्स बनते हैं या ये डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, देखे होंगे कभी किसी ये क्या बोलते हैं, कारपेंटर, अरे क्या बोलते हैं, कुम्हार के पास, पॉटरी का जो काम करते हैं लोग, तो वहां पे देखोगे कि उसके ऊपर जो पेंटिंग होता है तो उसमें नमक का वो सोल्यूशन रखता है, कॉमन सॉल्ट का, और कलर और नमक के सोल्यूशन को मिक्स करके और उसके ऊपर पेंटिंग करता है, डिजाइन बनाता है, वो ग्लेजिंग आता है उसमें। पॉटरी ग्लेज के प्रिपरेशन में यूज होता है। और जितने भी हम लोग को आगे सॉल्ट पढ़ने हैं, एक आध को छोड़ के, जैसे ये कास्टिक सोडा हो गया, NaOH, Na3CO3 यानी बेकिंग सोडा हो गया, Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा हो गया, इन सब के प्रिपरेशन में कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो सॉल्ट है वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है, वो कास्टिक सोडा कहाँ हम लोग को अभी जो हम लोग के घर पे सोप या डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उसका जो कोरोजिव इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। कोरोजिव इफेक्ट समझ में आ रहा है? यस सर। क्या? सर उससे मतलब स्किन थोड़ा ज्यादा मतलब ड्राई अप हो जाता है, हाँ, स्किन ज्यादा ड्राई अप होगा, रैसेज आ जाएंगे, हो सकता है स्किन पे। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका कपड़े धोने वाला जो साबुन है, वॉशिंग सोप जो है, उसमें कास्टिक सोडा का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, और जो बाथिंग सोप है, नहाने वाला जो साबुन है, उसमें कास्टिक सोडा का अमाउंट लगभग नहीं के बराबर होता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, तभी सफाई होगी, लेकिन बहुत कम होगा। तो कास्टिक सोडा चूंकि NaOH जो है एल्केली है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका कोरोजिव इफेक्ट ज्यादा होगा। पहले के ज़माने में जो हम लोग का ये वाशरमैन लोग यूज़ करते थे साबुन, सोडा यूज़ करते थे, वॉशिंग सोडा या सिंपली सोडा, कास्टिक सोडा ही बोलते थे, तो उन कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। अब वो लोग भी थोड़ा एडवांस हो गए हैं, अब वो लोग भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। तो कास्टिक सोडा का आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया NaOH, और इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम हम लोग जानते हैं कास्टिक सोडा है। अब आते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन, ये दो वर्ड हैं, पहले हो सकता है बताए भी होंगे। प्रिपरेशन मतलब हुआ कि स्मॉल स्केल पे बना रहे हैं अपने घर पे या लेबोरेटरी में, वो उतना ही क्या बोलते हैं, लिमिटेड यूज के लिए। जैसे आप सपोज कि
पिज्जा कोई घर पे बना लिया तो वो बोलेंगे प्रिपरेशन। लेकिन अगर कोई कंपनी है, मैकडोनल्ड्स है या कोई भी है, तो अगर वो पिज्जा बना करके कमर्शियली उसको बेच रही है बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो कास्टिक सोडा हो सकता है कि बहुत सारे मेथड से लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो जाए, वो प्रिपरेशन हुआ क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे हो रहा है। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। अभी हर वर्ड का मतलब समझोगे अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पहले भी बताए होंगे। एनीबॉडी? Decomposition reaction carried out by electricity. वेरी गुड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट, यानी इलेक्ट्रिक करेंट को यूज करके किसी चीज को अगर हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और ब्राइन क्या है? तो ब्राइन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ब्राइन इज एन एक्वस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। नमक और पानी का मिक्सचर है, 50% नमक और 50% वाटर, दैट इज कॉल्ड ब्राइन। और चूंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, आप यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये आपका कॉमन सॉल्ट हो गया और ये हो गया वाटर, दोनों सेम अमाउंट में है, 50-50 का, और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, इंड प्रोडक्ट, वो हो गया NaOH यानी कास्टिक सोडा, साथ में H2 गैस और क्लोरीन गैस। अब ये आपका जो क्लोरीन गैस, चूंकि ये क्लोरीन यानी क्लोर बन रहा है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्केली बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है क्लोर एल्केली प्रोसेस। मान लो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि नेम द प्रोसेस बाय विच कास्टिक सोडा इज मैन्युफैक्चर्ड, आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, सॉल्वे प्रोसेस, हैवर्स प्रोसेस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें क्लोर एल्केली प्रोसेस है, आपको क्लोर एल्केली प्रोसेस को याद रखना है, उसी को चूज करना। तो ये आपका NaCl प्लस H2O जो है, और इलेक्ट्रिक करंट पास किए, तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, तो ये इंड रिएक्शन है। इंड रिएक्शन का मतलब कि समराइज रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन इतना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगा और डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ब्रेकडाउन होना चाहिए ना। यहाँ तो इस रिएक्शन में कहीं ब्रेकडाउन दिख रहा है? ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे हैं, NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, यहाँ तो डिकम्पोजिशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है वो बहुत सारे कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, तो वो नहीं दिख रहा है। अब कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है वो समझोगे। तो NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होता है कोरोस्पोंडिंग आयंस में, Na और Cl, Na प्लस एंड Cl माइनस। उसी तरह से वाटर जो है वो भी ब्रेक डाउन होगा अपने कोरोस्पोंडिंग आयन में, H प्लस और OH माइनस में। तो कैथोड पे आपका H प्लस जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड पे जाता है, H प्लस जाएगा, और चूंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए है, तो जैसे ही वो H प्लस जाएगा तो उसको, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो कहीं से जहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे एक क्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके और H बन जाएगा, और H एटम हो गया, एटम और एटम दोनों H का जुड़ के आपस में तुरंत H2 बन जाएगा। इसी तरह से जब ये Cl माइनस है वो जाएगा एनोड पे, तो Cl सर यहाँ माइनस पे 2 हाइड्रोजन एटम कहाँ से आ गया? ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहेगा ना, तो वो हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 2H2 है, तो ये 2H2 बनेगा ना, यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन इसमें है, ये भी टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, तो वो 2-2 आते रहेगा। और Cl माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जैसे ही वो एनोड पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन कर रहा है। और Cl भी, क्योंकि Cl एटम बन गया तो ये बहुत रिएक्टिव है, तो Cl और Cl मिल करके Cl2 बन जाएगा, स्टेबल कंपाउंड हो गया, तो H2 बन गया, Cl2 बन गया। और ये जो Na प्लस और OH माइनस रह गया खाली, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये नियर कैथोड होगा, और ये आपस में जुड़ के स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे NaOH। तो ये आपका जो है आयनिक इसका रिएक्शन है, इसका ब्रेकडाउन है, आयनिक ब्रेकडाउन ऑफ द रिएक्शन। ये अगर आपको नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो एक बोनस पॉइंट आपके लिए हुआ। ठीक है, ये समझ में आया कि किसी कोई कंफ्यूजन है?
रासायनिक जो रिएक्शन बताया उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कहीं कहीं पे आपको नहीं सर। दिखाना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दिखाएंगे अगले लेसन में मेटल नॉन मेटल में, तो आपको एनोड कैथोड का मेंशन करना पड़ेगा कि एनोड पे क्या बना, कैथोड पे क्या बना। तो हमेशा याद रखोगे कि कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जाएगा और एनोड पे निगेटिव चार्ज वाला आयन जाएगा। अब इसमें आप देखते हो कि आपको NaOH बना, H2 बना और Cl2 बना, यानी कि हमको बनाना तो कास्टिक सोडा था, लेकिन साथ में H2 और Cl2 गैस भी बना, और आगे H2 और Cl2 मिल करके HCl भी बन सकता है। यहाँ पे 2 छूटा हुआ है बैलेंस के लिए। तो यानी कि आपको NaOH के साथ साथ 3 प्रोडक्ट और मिलते हैं, H2, Cl2 और 2HCl। ठीक है, तो अब हम लोग को ये एक खर्च पे 4 प्रोडक्ट बन गए, NaOH, H2, Cl2 और HCl। अब हम लोग एक एक करके उन सब का, पहले तो इसका प्रॉपर्टी और यूज देखेंगे और उसके बाद बाकी का भी। तो कास्टिक सोडा का प्रॉपर्टी नहीं है, यूज है। तो यूज क्या है इसका? सबसे पहला यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में क्या यूज होगा? जो पेपर के जो वुड जो पल्प है उसका साफ करने में यूज होगा। रेयन याद होगा, एक क्लास में पढ़े होगे, आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयन के इंडस्ट्री में यूज होता है। डाइज बनाने में, यानी कलर जो बाल रंगने में यूज होता है, या और भी कपड़ों को रंगने में यूज होता है, और बहुत सारे और भी अदर केमिकल्स बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज फॉर मर्सराइजिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मर्सराइजिंग क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, खासकर सूती कपड़ों को मर्सराइज करने के लिए यूज होता है। जैसे आप अभी कॉटन का कपड़ा खरीदोगे तो कभी कभी दर्जी बोलता है कि इसको एक बार धो के ले आइएगा, तब उसको सिलवाइएगा। तो धोने से क्या होता है कि कॉटन कपड़े जो है वो सिकुड़ते हैं। अगर प्योर कॉटन है, मर्सराइज नहीं किया हुआ है, तो पहली बार जब वो धुलाई होगी उसकी, तो श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा। तो उस श्रिंकिंग से अब मान लो कि बड़े कंपनी का शर्ट ले रहे हैं, पीटर इंग्लैंड का या पार्क एवेन्यू का, किसी का भी, तो उसमें अब वो कपड़ा अगर कॉटन का, वो प्योर कॉटन का बना दिया बिना उसको धोए हुए, मर्सराइज किए हुए, तो आप कपड़ा अपने नाप का लेके आएंगे और धोएंगे तो आपके बेटे के छोटे भाई के साइज का हो जाएगा। तो इसलिए वो जो कंपनीज हैं वो कॉटन क्लॉथ को कास्टिक सोडा के थोड़ा सा कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बना करके, और उसमें उसको एक बार डाल देते रात भर सोख होने के लिए, और अगले दिन उसको धो करके और तब उसका थान बना करके सप्लाई किया जाता है, ताकि वो कपड़ा जो है सिकुड़े नहीं, श्रिंक नहीं हो। तो मर्सराइजिंग कॉटन हो गया। नेक्स्ट है, इट इज यूज फॉर डिग्रीजिंग एंड क्लीनिंग मेटल शीट्स एंड मशीन। मशीन पार्ट जिसमें ग्रीस लग जाता है उसको साफ करने के लिए, या मेटल शीट्स पे जहाँ पे काम हो रहा है इंडस्ट्री में, उस पर अगर ग्रीस लग गया है तो उस ग्रीस को हटाने के लिए और मेटल शीट को साफ करने के लिए कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में और वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं। और सोडा लाइम के बनाने में यूज होता है। सोडा लाइम का यूज आप मीथेन गैस जब उसका मैन्युफैक्चरिंग पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। तो सोडा लाइम मिक्सचर होता है, कास्टिक सोडा और लाइम, यानी क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको कंबाइनली सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा कास्टिक सोडा से लिया गया और क्विक लाइम से लाइम लिया गया, तो सोडा लाइम बनाने में यूज होता है। और इसके अलावा लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। ये लेबोरेटरी रिएजेंट क्या होता है? यानी कि आपके लेबोरेटरी में कास्टिक सोडा को यूज करके और भी बहुत सारे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए उसको लेबोरेटरी रिएजेंट बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा का यूज में किसी को कोई प्रॉब्लम? ज्यादा इसमें समझने वाला चीज नहीं है, याद ही करने वाला है। अब आते हैं, रिएजेंट समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? डिग्रीजिंग, हाँ, नो सर, रिएजेंट। रीएजेंट। अब जैसे मान लो कि कास्टिक सोडा हमारे पास है, NaOH है, और सिल्वर क्लोराइड है मान लो, या सिल्वर नाइट्रेट है। तो अगर हम लोग उसको दोनों को रिएक्शन कराएं तो सोडियम नाइट्रेट बन सकता है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन सकता है ना? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब हमारे पास लेबोरेटरी में सिल्वर नाइट्रेट है, कास्टिक सोडा है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट नहीं है, तो हम लोग उसको यूज करके सोडियम नाइट्रेट बना सकते हैं।
या उस तरह से कास्टिक सोडा को यूज करके और भी कुछ केमिकल्स बना सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को जिसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज करके फर्दर नए सब्सटेंस बना सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड लेबोरेटरी रीएजेंट, यानी कि एक एजेंट के रूप में यूज करेगा जो दूसरा कोई कंपाउंड बना सकता है। अब आते हैं यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। और किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें कास्टिक सोडा के यूज में? नहीं है। टाइम 1 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग जितना हो पाता है यूज ऑफ हाइड्रोजन उसको कर लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स लाइक ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। दो टर्म होता है, एक रिफाइंड ऑयल और एक होता है डालडा वनस्पति घी, है ना। तो रिफाइंड ऑयल जो होते हैं वो आपको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड में। और जो डालडा या वनस्पति घी जो होता है वो सेचुरेटेड होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हैं वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, क्योंकि वो फैट को एक्यूमुलेट करेंगे हमारी बॉडी में। तो वेजिटेबल ऑयल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वनस्पति घी में बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजिनेशन करके उसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन का यूज हो गया। नेक्स्ट है बहुत सारे गैस के मैन्युफैक्चरिंग में से अमोनिया गैस हो गया, वाटर गैस 8 क्लास में पढ़े होंगे, याद होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। मिथाइल अल्कोहल बनाने में, इथाइल अल्कोहल बनाने में इवन यूज होता है। तो ये सारे के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। मेटलर्जी में यूज होता है, हेवी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं रिडक्शन करने के लिए यूज होता है। रिडक्शन याद होगा अगर 8 क्लास का मेटलर्जी याद होगा तो। लिक्विड हाइड्रोजन को रॉकेट के फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अब टाइम 30 सेकंड बचा हुआ है, आज